हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आप सोच रहे हो कि मैं बाइक के ऊपर बैठ के आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ। थंबनेल और टाइटल से आप समझ ही गए होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास का ड्रीम होता है वन टाइम लद्दाख को एक बार एक्सप्लोर करने का और राइड करने का। तो अब बात कर लेते हैं हम लद्दाख की। तो लद्दाख में सबसे जो एक प्रॉब्लम होती है वो होती है भाई हमारे रहने की और खाने की, जो हमें सबसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो रहने और खाने में हमारे ऑलमोस्ट ये लगा लो कि पूरे लद्दाख सीरीज़ में मेरे टोटल जो कॉस्ट आई थी वो आई थी अराउंड, मैं अपने एक लौते बंदे की बात कर रहा हूँ, 4 बंदे गए थे हम और 2 अलग जार के थे भाई। वो पहले हम साथ में गए थे 6 बंदे, बट 2 बंदों को थोड़ा स्पीडिंग पसंद थी और हमें थोड़ा सॉफ्ट राइड करनी थी, क्योंकि मैं बेसिकली फर्स्ट टाइम लद्दाख कर चुका था। तो मेरे को ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं चाहिए थी, मेरे को नॉर्मल एक राइड करनी थी जैसे अभी कर रहा हूँ मैं 50, 60, 80। रोड के ऊपर मैटर करता है कि रोड कैसी है। मैं अपना बता देता हूँ कि भाई पहले जो सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट आती है खाने की, तो वो आई थी भाई हमारी, और हम 8 से 10 दिन रहे थे लद्दाख में, और 8 से 10 दिन के मेरे को 10,000 रुपये लेके चलने पड़े। तो आप ये लगा के समझो कि यार अगर आप सोलो जा रहे हो तो आपको डबल खर्चा लेके जाना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, अगर डबल भी अगर आप पिलियन लेके जा रहे हो अपनी एक बाइक में और आप 2 जने जा रहे हो, तो आपको टोटल खाने पीने और रहने का ये आराम से आपका 2,000 रुपये पर डे का आएगा। अगर 2 बंदे हैं, 4 बंदे हैं तो 4,000 नॉर्मली आता है। तो पर डे का 1,000 रुपये पर बंदे का हेड होता है भाई खाने का, और रहने का भी उसी में इंक्लूड जाता है। जितने ज़्यादा बंदे हैं तो उतने कम कॉस्ट आती है। बट अगर आप कम बंदे हो और तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 हज़ार रुपये के नाइट के रूम मिलते हैं वहाँ पर, कई बार 1,000 रुपये के नाइट रूम मिलते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अच्छे रिजॉर्ट में या कितने अच्छे रेस्टोरेंट उसमें रुक रहे हो, होम स्टे में, उस हिसाब से उसका प्राइस इंक्रीज़ होता रहता है। हम एक अच्छे खासे उसमें रुके थे, ज़्यादा कुछ फैसिलिटीज़ तो नहीं थी पर जितनी थी इनफ थी। और उससे पहले तो हमें रुकने के जो ऑप्शन थे उन्हीं में रुकना पड़ता। देखो, पहले लेह पहुँचने से पहले आपको कई जगह रुकना पड़ेगा। अगर आप मनाली से जा रहे हो तो मनाली से पहले आपको 2 जगह स्टे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कोई नखरे नहीं करने पड़ेंगे भाई, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, उसके लिए कोई नखरा नहीं। पहले एक दिन आपको जिस्पा वगैरह, मनाली वगैरह क्रॉस करके जिस्पा से आगे निकल के जिस्पा के पास ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन आप लेह नहीं पहुंच पाओगे। उसके लिए आपको लेह पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, और रोड कंडीशन इतनी बुरी है कि मैं बता नहीं सकता। हाँ, अगर आप अपना पांग वगैरह क्रॉस कर सकते हो, पांग के आगे भी आपको नाइट स्टे करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जो नाइट स्टे का सिस्टम है वो पांग के आगे तो है, बट वहाँ पर ऐसा है कि यार थोड़ा ना प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। पांग के आगे अगर आप निकलोगे, पांग में आपको 250 रुपये पर नाइट के देने पड़ते हैं सिंगल बेड के। उसमें आपको ऐसा नहीं कि आपके साथ ग्रुप होना चाहिए, आप सोलो भी होंगे तो भी चल जाएगा। बट पांग के आगे अगर आप रुकते हो तो वहाँ पर 200 रुपये पर नाइट का बेड होता है, और सिर्फ 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। पर वहाँ से पांग से वहाँ तक के जो डिस्टेंस है, जो बीच में पड़ता है एरिया, वो मैं नाम भूल गया, बेसिकली बता दूँ, क्योंकि मैं वापस में मेरी बाइक में और हैप्पी बाइक की बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम से, तो हम थोड़ा स्पीड में आगे स्पीडिंग करते हुए आए, इसलिए हमने रातों रात रास्ता तय कर लिया था। बट फिर भी मैं आपको बता दूं, अगर आप मनाली निकल रहे हो, मनाली से ले जा रहे हो, तो आपको 2 दिन का स्टे तो लगेगा, 1 दिन का स्टे लगेगा और 2 दिन लगेंगे ट्रैवल करने पे, क्योंकि इतना क्लोज नहीं है भाई मनाली। और अगर आप स्पीडिंग करते हो, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, स्पीडिंग करोगे तो आप 1 दिन में पहुँच जाओगे, इतना ज़्यादा भी दूरी नहीं है। हमने लगा रखी है भाई लेह से मनाली भी काफ़ी अच्छे टाइम पे। तो अब बात कर लेते हैं हम वहाँ के जो रहने ठहरने के होगी। उसके बाद अगर आप पैंगोंग घूमने का मन करता है तो आप सीधा लेह से पहले पैंगोंग जा सकते हैं, क्योंकि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स क्या होगा, आपका जो एक पास बनता है पैंगोंग वगैरह घूमने का, खारदुंगला वगैरह घूमने का, वो बच जाएगा। वो आपको नहीं बनवाना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक मैग्नेटिक हिल का पास बनाना पड़ेगा, और कोई भी पास बनाने की लोड नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले पैंगोंग जाना है कारू से होते हुए, पैंगोंग घूम के अपना आराम से जितना एंजॉय ले सकते हो लो। और पैंगोंग से वापसी में आपको उसी रास्ते से वापस नहीं आना जहाँ से आप गए हैं, कारू से आपको वापस खारदुंगला वाले रास्ते पे जाना है। रास्ते में आपको स्टे के लिए बहुत जगह मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह ऐसे ऐसे लोकेशन है जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट से पहले काफ़ी सारे एरिया पड़ते हैं जहाँ पर आप रात को स्टे कर सकते हो कम प्राइस में। तो वहाँ से अगर आप जाओगे तो आप खारदुंगला वगैरह टच कर लोगे। अब बात कर लेते हैं पैंगोंग में नाइट स्टे कैसी मिलती है। तो भैया वहाँ पर जो रेंट वगैरह होता है, टेंट होते हैं जो रेंट पे मिलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस पे करने पड़ते हैं। तो आप हो सके तो अगर आप सिंगल भी हो तो हर एक टेंट को पता करना 3,000-3,500 ऐसे करके बोलते हैं, बट एक्चुअल में वहाँ पर आपको 1,600 में भी टेंट मिल जाएगा। बट आपको ढूंढना पड़ेगा, और अच्छे से टेंट भी कम प्राइस में मिल जाते हैं। बस प्रॉब्लम एक ही है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाता है उसके लिए। इस बार हम थोड़ा ज़्यादा टीम थी, और थैंक गॉड कि भाई अक्षय भाई और लाइकन ने पहले टेंट ढूंढ लिया था, और उन्हें बता दिया था कि भाई हमारे कुछ राइडर आ रहे पीछे से, अगर वो आए तो उन्हें रोक लेना। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि देखो राइडर हम भले आगे पीछे चल रहे हैं, बट ऐसा है कि जब हम राइड पे जा रहे हैं तो एक दूसरे का हमें देखना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि भाई वो हमारे साथ नहीं चल रहे हैं तो आप अपना देखो हम अपना देखो, ऐसा नहीं है। राइड हम अलग अलग कर रहे हैं, बट आगे का हमें साथ में देखना है। तो ऐसा करके ना ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए और एक दूसरे के लिए करनी चाहिए। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ लेक, अगर आप पैंगोंग जा रहे हैं अकेले तो आपको खाना वगैरह अलग से लेना पड़ेगा। खाना वगैरह लोगे तो आपका टोटल बिल ये लगा लो, टेंट और उसी को मिला के 2400 से 2500 आ ही जाएगा।
नॉर्मल से, वहाँ पर पैंगोंग का 1 नाइट का स्टे का। अगर आप पैंगोंग घूम घाम के वापस आते हो तो मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अकेले हो तो कभी भी ऑफ रोड में मत घुसना, क्योंकि हम तो 4 बंदे थे, फिर भी हम इतने बुरे हाल फंसे भाई। सीरियसली कह रहा हूँ, वहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, और ऑक्सीजन ना होने की वजह से भाई 2-2 सेकंड में ना सांसें चढ़ जाती है। और सांस चढ़ने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर पानी की बड़ी कमी होती है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आप हम कोशिश करना कि हर 1 घंटे में 2 गिलास पानी पियो, भले आपको कितना भी प्रेशर बन जाए पेट में, समझ रहे हो ना, उसके लफड़ा नहीं है। आप जितना बाहर निकालोगे उससे दुगना आपको बॉडी में वापस डालना है पानी को। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आपसे 8 से 10 दिन का बजट लेके चल रहे हो तो सीरियसली कह रहा हूँ मैं, देखो मैं ये नहीं बताऊंगा चाय पे इतने पैसे लगते हैं या आपके एक्स्ट्रा खर्चों पे इतने लगते हैं, जूस पियोगे तो इतने लगते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या खाना पसंद करते हो। सीरियसली बोलूँ, मैं अपनी अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ और मेरा खाने का जो फूड लेने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं पूरे दिन में 1 टाइम लेता हूँ, और 1 टाइम पर इतना सारा लेता हूँ कि भाई आप पूरे दिन में उतना नहीं खा पाओगे जितना मैं 1 टाइम खाता हूँ, और वो 1 टाइम मेरा पूरा दिन की एनर्जी फुलफिल करता है। और उसी वजह से मेरे को हमेशा प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है, मैं एक टाइम पे 4-4 परांठे ठूस जाता हूँ भाई, मजाक नहीं। 4-4 परांठे खाने के बाद मेरा पेट इतना ज़्यादा टाइट हो जाता है कि भाई मैं ऑफ रोड नहीं कर पाता, मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मेरे सर दर्द होने लग जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे को फेस करनी पड़ती है इसी ओवर खाने की वजह से, ओवर फूड लेने की वजह से। बट मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप ओवर फूड लेने से बढ़िया थोड़ा थोड़ा खाइए, बट आप खाते रहिए, उससे भी आपको एनर्जी मिलेगी, जो मैंने इस बार बहुत बड़ी गलती की है भाई। मैं आपको बता दूँ, कई बंदे ऐसे होते हैं जिन्हें ना थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए होता है और बार बार चाहिए होता है, तो उन बंदों के लिए सबसे ज़्यादा डेंजर रहता है लद्दाख, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी वजह से भाई डिहाइड्रेशन तो ज़्यादा होगी और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बंदों की देखी है जिन्हें थोड़े टाइम के बाद फूड चाहिए होता है, चाहे आप कुछ भी खा रहे हो फूड चाहिए होता है। अब ये बंदे तो चलो फिर भी सर्वाइव कर लेंगे जिन्हें थोड़ा टाइम बाद फूड चाहिए होता है, क्योंकि ये मैनेज कर लेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो भाई उन बंदों के लिए जो लद्दाख जाते हैं इंजॉयमेंट के लिए, तो भैया अगर आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप अकेले ही जाइए। और अगर आप बहुत ज़्यादा बताइए लगा लो कि आप एक दूसरे किसी से बात नहीं करते तो भी आप 3-4 बंदे लेके जाओ, क्योंकि वहाँ जाके आप एक दूसरे से बात करने लग जाओगे। ऐसे हाल हो जाता है कि भाई गुस्सा आता ही आता है, और जो बंदा बोलता नहीं बिल्कुल वो भी बोलने लग जाता है। तो ऐसे मैंने हाल देखे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि भाई हमारा भोपराज भाई कभी कुछ ज़्यादा कुछ बोलता नहीं था, पर वो भी चिढ़ने लग गया था इस बार। तो भोपराज भाई आपको पता ही है बिल्कुल नहीं बोलते थे, नॉर्मली बहुत प्यार से बात करते हैं सलीके से, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब चिड़चिड़े हो गए थे वो उस राइड के दौरान। तो सजेस्ट करता हूँ कि भाई अगर जो बंदा बिल्कुल नहीं बोलता वो बिल्कुल ना जाए, जो बिल्कुल नहीं बोलता वो 3-4 बंदों के साथ जाए, और जो बहुत ज़्यादा बोलता है मतलब मेरी तरह। बट सीरियसली कहूँ, मैंने फर्स्ट टाइम जा चुका, तो मेरे को सेकंड टाइम का अंदाज़ा था कि ऐसा होने वाला है, तो मैं प्रिपेयर्ड था। फर्स्ट टाइम के सजेशन दे रहा हूँ, सेकंड टाइम के लिए तो आप खुद ही समझोगे जब जाओगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो मेरी तरह, तो भाई सीरियसली कह रहा हूँ मैं, आप अकेले जाओ। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, बट आप ये रहोगे माइंड फ्री रहोगे, पीसफुल रहोगे, जो वहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है किसी के साथ जाके। पीसफुल रहने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके आप पीसफुल हो पाओगे, नहीं तो ज़्यादा का टाइम तो आप चिड़चिड़े रहोगे। तो इससे बचने के लिए भाई आप सोलो राइड करो, और सोलो भी अगर आप कर रहे हो किसी के साथ तो एक बंदा लेके जाओ जो आपके काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो, इतना क्लोज कि आप बचपन से रह रहे हो, एक दूसरे लड़ लो, मर लो, काट लो, पर ऐसा हो कि बाद में साथ रह लो। तो ऐसे करके दोस्त लेके जाना है, क्योंकि इनसे क्या होगा, बहुत बेनिफिट मिलता है। लद्दाख राइड में हमेशा से मैंने एक चीज़ नोट की जो कोई राइडर नहीं बताता है, कि वहाँ चिड़चिड़ापन तो आता है, बट वहाँ पर चिड़चिड़े के साथ साथ भाई आपको बहुत कुछ मैनेज भी करना पड़ता है। और जो पासिस वगैरह बचने के भाई बहुत सारे तरीके, अगर आपको अपने भाई कम से कम 2,000 या 3,000 रुपये जो वहाँ पर पास वगैरह लेने पड़ते हैं उससे बचना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है भाई, अगर आप पैंगोंग जा रहे हो तो पैंगोंग से ना होते हुए वापस कारू से मत आना, कारू से जाना और खारदुंगला से होते हुए वापस ले आना। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपके जो पास होंगे ना वो बनने के जो पैसे लगते हैं वो बच जाएंगे। 480 रुपये ऑनलाइन होते हैं और 420 रुपये ऑफलाइन, तो आपके 400 कुछ रुपये बच जाएंगे सिर्फ एक रास्ते की वजह से। अगर आप जाते हुए पैंगोंग किसी दूसरे रास्ते जाओगे जो पुराना रूट है, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप जो पुराने रूट से नए रूट से जाओ, जो अभी बन रहा है, कंडीशन काफ़ी डल है, और आओ अपना वहाँ से जहाँ से खारदुंगला होते हुए, तो आपको कम ये लगा लो पास के पैसे सीधे सीधे बच जाएंगे, और थोड़ा तेल एक्स्ट्रा लग जाएगा, पर आपको एक नई लोकेशन देखने को मिलेगी। और ये सब चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई, आप कौन से लोकेशन में घूम रहे हो और कौन सी जगह जा रहे हो। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि पेट्रोल का, तो पेट्रोल ऐसा है भाई कि अगर आप जैरिकन वगैरह लेके जा रहे हो यहीं से, तो क्योंकि जैरिकन एक तो बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं। इस बार लद्दाख में मेरा एक जैरिकन दोबारा कट गया भाई, फट गया, ख़त्म हो गया था, और उसकी जो कॉस्ट थी 120 रुपये थी, जबकि वो जैरिकन 5 रुपये 10 रुपये की उसकी क्वालिटी थी भाई, इतने ही प्राइस का होएगा। तो उसके मैंने 120 रुपये पे किए, बट उसमें कुछ मज़ा सा नहीं आया, और उस मज़े की वजह से भाई हमारा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, तेल भी हमारा वेस्ट हो गया था, क्योंकि तेल भी वहाँ पर 110 रुपये लीटर चल रहा था।
तो अगर 110 रुपये लीटर तेल चल रहा है और 120 का जैरी कैन है, तो ये लगा लो आपने अगर 5 लीटर इसके अंदर कैरी किया तो 650-700 का तेल पड़ गया उसमें, जो हमारे सिर्फ 2 या 3 लीटर बचा था जैरी कैन में। तो वो भी लॉस ही है भाई। अगर आप हो सके तो अपने घर से एक तेल की डिब्बा ले जाना 5 लीटर का, जो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के होते हैं और फ्री फंड में हमारे घर में पड़े रहते हैं। जैसे सरसों का तेल हो गया या फिर रिफाइंड हो गया, ये सारे हमारे घरों में पड़े रहते हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं जैरी कैन। मेरे घर में कितने सारे जैरी कैन पड़ रखे हैं भाई सीरियसली। और उस टाइम पर मेरे को अकल नहीं आई वो ले जाने के, बट वहाँ पर आके पता लग गया। नेक्स्ट टाइम ऐसी जैरी कैन लेके जाऊँगा जो अपने रिफाइंड वाले होते हैं ना, फॉर्चून वगैरह के, बहुत प्यारे होते हैं वो, इतने बड़े होते हैं ना भाई कि उनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, तो वो ले जाने का ज़्यादा बेनिफिट है। कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है भाई हमारा वापस आने का रास्ता। तो देखो कई बंदे हम मेरी तरह होते हैं जो श्रीनगर से प्रेफर करते हैं, पर इस बार हमारी बाइक ख़राब हो गई तो इसलिए हम श्रीनगर से नहीं जा पाए। और कई बंदे होते हैं जो मनाली से आना चाहते हैं। तो मनाली से आने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप ले से समझ लो मैग्नेटिक हिल हो गई, तो मैग्नेटिक हिल से एक आगे रास्ता करता है, जो हमारे टाइम पे मेरे को अच्छे से एग्जैक्ट पता नहीं था, बट एक्चुअली वो रास्ता था। वो रास्ता आपको कम से कम ये लगा लो 1 दिन में मनाली लगा देगा। अगर आप वापस तांग नांगला होते हुए वापस आते पांग से होते हुए, तो आपको 2 दिन मनाली आने में लग जाएंगे। और अगर आप श्रीनगर से जा रहे हो तो भाई श्रीनगर का अलग बजट है। वो जो है भाई वो आपको पिछले साल का बता सकता हूँ मैं। पिछले साल हम थोड़ा खींच में गए थे, तो उस टाइम में हमें श्रीनगर पहुँचने में सिर्फ 3 दिन लगे थे। तो श्रीनगर पहुँचने में 3 दिन में हमारा ये लगा लो 1000 रुपये पर डे खाने का और 1000 रुपये पर डे रहने का, 3 बंदों का। टोटल हमारा पर डे का हिसाब किताब आ रहा था 2500 रुपये पर डे का खर्चा आ रहा था। तो 45 ये लगा लो 75 हमें सिर्फ श्रीनगर तक पहुंचने में लगे थे। और वहाँ से फिर हमें 1000 रुपये में हम वहाँ रुक गए थे जम्मू में, और उसके बाद हम सीधा अपने घर आ गए थे। तो ये लगा लो 10,000 रुपये आपके पास होने चाहिए श्रीनगर से भी। जितने दिन के लिए आप जा रहे हो पर डे का 1000 रुपये खाने का और 1000 रुपये रहने का मान के चलो, क्योंकि कहीं पर आपके कम लगेंगे कहीं पर ज़्यादा लगेंगे, तो वो एडजस्ट हो जाएगा आपस में बीच में। तो इसलिए आप 1000 रुपये पर डे का सोच के चलना 16 बंदे के हिसाब से। और अगर आप प्लेन में जा रहे हो तो 500 रुपये पर हेड के हिसाब से आएगा भाई। रहने का खाने का तो अलग आएगा। तो ये आपका बेनिफिट है और लॉस भी है। ऐसे अगर कोई भी कमेंट आपका डाउट है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मैसेज कर सकते हो कि भैया कैसी वीडियो बनानी है, क्या वीडियो बनानी है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा बहुत जल्दी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर मेरे को भाई मोटिवेट किया करो। कमेंट आप कुछ भी करते रहो, मैं पढ़ता हूँ भाई, भले थोड़ा टाइम नहीं होता रिप्लाई करने का, बट आपके कमेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को पढ़ने में। आजकल थोड़ा कमेंट कम आ रहे हैं, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, तो भाई ऐसा कभी बार मेरे को फील होता है यार जैसे ना आप सब लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। बट यार मेरे को पता है यार अपनी जो फैमिली है ना भाई, भले अभी थोड़ा सा सब अपने बड़े काम में बिजी है, पर जब फ्री होते हैं ना मेरे ब्लॉग जरूर देखते हैं और मेरे को सपोर्ट जरूर करते हैं। तो आप अगर आप मेरे कमेंट वीडियो देखते हो तो इसमें कमेंट कर लिया करो, और नेक्स्ट वीडियो में जिसके कमेंट मेरे को अच्छा लगा उसी के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। और कोई भी डाउट है लद्दाख सीरीज़ के रिगार्डिंग तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो होप करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना प्लीज़, उससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।